बोलो, क्या नाम है? स्पोरोजोइट। क्या नाम है? स्पोरोजोइट। तो आपके लिए मेरा पहला प्रश्न 1,000 रुपए के लिए, प्लाज्मोडियम की वो कौन सी स्टेज है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है? प्लाज्मोडियम की वो कौन सी स्टेज है जो ह्यूमन के अंदर फीमेल एनोफिलीज से एंटर करती है? स्पोर के फॉर्म में रह रहा है प्लाज्मोडियम, नाम दे दिया स्पोरोजोइट। Am I clear to everyone? हाँ, आप 1,000 रुपए लेके जाइएगा। जब आप इस विक्ट्री सेलिब्रेशन में आए तो मुझसे ले लीजिएगा, मैं याद रखूंगा। सबके नाम याद है, किसने गलत जवाब दिया, किसने सही दिया। चलो, अब ये मच्छर ने खून पिया, उड़ गई और तुम्हें क्या देके चली गई? तुम्हें क्या देके चली गई? बोलते ही नहीं। अरे तुम्हें क्या देके चली गई? प्लाज्मोडियम। क्या देके चली गई? प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम तुम्हें देके गई है, ये प्लाज्मोडियम तुम्हें देके गई है कौन सी स्टेज में? कौन सी स्टेज में? बोलो, प्लाज्मोडियम कौन सी स्टेज में है? स्पोरोजोइट स्टेज में। बात समझ में आ रही है? अब ये स्पोरोजोइट कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? ब्लड में। ब्लड से ये सबसे पहले जिस ऑर्गन में जाएगा उसका नाम है लीवर। और लीवर में ये स्पोरोजोइट जाने के बाद इस लीवर की सेल में रिप्रोड्यूस करेगा। कैसे? कल बताया था, एसेक्सुअली। कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? एसेक्सुअली। क्योंकि थोड़ा सा स्पोरोजोइट आया है, उसको हमारी इम्यूनिटी मारने की कोशिश करेगी। अगर मार दिए तो मलेरिया नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ स्पोरोजोइट बच के चले गए लीवर में, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया, तो वो लीवर में जाके जो सबसे पहला काम करेगा वो करेगा अपना नंबर बढ़ाने का। और नंबर बढ़ाएगा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके। और जो सेल्स होती हैं लीवर की, हिपेटोसाइट सेल्स, उनके अंदर अपना नंबर बढ़ा रहा है। और नंबर बढ़ा बढ़ा के अपने आप को वापस कहां लेके आ गया? ब्लड में। वापस कहां लेके आ गया? ब्लड में। जब ये ब्लड में आया, जब ये ब्लड में आया, तो ब्लड में आने के बाद इसने वापस जिसको टारगेट किया उसका नाम था आरबीसी। फिर आरबीसी में घुसा और यहां पर क्या करने लगा? अपना नंबर बनाने लगा। कैसे बनाने लगा? एसेक्सुअली। आरबीसी के अंदर जाता, आरबीसी को इन्फेक्ट करता, अपना नंबर बढ़ाता। और इस प्रोसेस में आरबीसी क्या हो जाती? ब्रस्ट हो जाती। इस प्रोसेस में आरबीसी क्या हो जाती? खत्म हो जाती। जब आरबीसी खत्म होती तो उससे एक केमिकल निकलता जिसका नाम है हीमोजोइन। जिसका नाम है हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये टॉक्सिक है, फीवर के लिए, चिल के लिए, ठंड लग के जो बुखार आती है उसके लिए। क्लियर? कॉज चिल्स एंड फीवर। बिल्कुल। किसके डेस्ट्रॉय होने से हीमोजोइन निकला? आरबीसी के डेस्ट्रॉय होने से। आरबीसी में कौन सी रिप्रोडक्शन किया प्लाज्मोडियम ने? एसेक्सुअल। ये आरबीसी किसकी है? ह्यूमन की या मलेरिया की? शाबाश। जब इसके अंदर इसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, उसके बाद ये प्लाज्मोडियम गैमेट्स बनाता है। उसके बाद इसी आरबीसी में ये प्लाज्मोडियम गैमेट्स बनाता है। बड़ा गैमेट को बोल देते हैं फीमेल गैमेट और छोटा गैमेट को बोल देते हैं मेल गैमेट। अब ये मेल और फीमेल गैमेट आपकी आरबीसी में डेवलप हो चुके हैं।
गैमेट का डेवलपमेंट होना शुरुआत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, पूरा नहीं हुआ, शुरुआत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, शुरुआत है गैमेट का बनना। गैमेट बन गए, आरबीसी में डेवलप हो गए, ठीक है। अब जब दोबारा एक मच्छरी आई, वो फिर आपके शरीर पर बैठी, फिर उसने आपका क्या पिया, फिर उसने क्या पिया, खून पिया। जब इस बार उसने इन्फेक्टेड पर्सन का खून पिया, ध्यान से सुनेंगे, इस बार जब उसने इन्फेक्टेड पर्सन का खून पिया, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में खून के साथ साथ क्या थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जिनको हमने कॉमनली बोल दिया गैमेटोसाइट। खून के साथ ये गैमेटोसाइट कहां चले गए, खून के साथ ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो प्लाज्मोडियम के हैं वो कहां चले गए, मस्क्यूटो के अंदर। और मस्क्यूटो के अंदर जब कुछ खा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कहां जाएगा, गट में। तो जब ये गट में जाएगा, ये मेल और फीमेल गैमेट जब गट में जाएंगे तो यहां पे क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा गट में, तो मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। गैमेट फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा। अब ये जायगोट जाता है गट वॉल में, कहां जा रहा है, गट वॉल में। गट वॉल में जाने के बाद ये वहां पे कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल। और वहां से मूव कर जाएगा, वहां से मूव कर जाएगा सीधा किस में, उसकी सलाइवरी ग्लैंड में। जब सलाइवरी ग्लैंड में ये पहुंचेगा तो इसको नाम दिया जाएगा स्पोरोजोइट। और स्पोरोजोइट के फॉर्म में प्लाज्मोडियम कहां रहने लग गया, सलाइवरी ग्लैंड में। और यही मच्छर जिसकी सलाइवरी ग्लैंड में कौन है, स्पोरोजोइट, जब ये किसी पर्सन को बाइट करेगी तो फिर ये स्पोरोजोइट कहां पहुंचा देगी, उस पर्सन के अंदर। और फिर उस पर्सन में क्या चलेगा, लीवर, आरबीसी। बात समझ में आई। यहां पे जो बीमार हो रहा है वो ह्यूमन होस्ट है, यहां पे जो वेक्टर है वो मॉस्किटो है। ये बात समझ में आई। तो प्लाज्मोडियम को कितने ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ी अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, 2। प्राइमरी इज ह्यूमन एंड सेकेंडरी इज फीमेल एनोफिलिस। बात समझ में आई। फटाफट से एक बार और बोल रहा हूं, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। जब मच्छर आएगा जब मच्छर आएगा और किसी को काटेगा, मच्छर आएगा किसी को काटेगा, तो जब वो सर वहां पे मेल और फीमेल दोनों हैं तो भी तो रिप्रोडक्शन हो सकता है ना, लेकिन फर्टिलाइजेशन की साइट नहीं है। गैमेट को मिलने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो उसको कहां मिलता है, मच्छर के गट में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे बाइट। दोनों चीजों के लिए काटती है, प्रेगनेंसी के टाइम अपने अंडों को गर्मी देने के लिए भी और खाना और पानी पीने के लिए भी। मेल मच्छर कभी नहीं काटता, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेल मच्छर अपना खाना पानी कहां से लेता है। वो
फ्लावर के जो नेक्टर है उससे। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद स्पोरोजोइट नहीं बनते, स्पोरोजोइट गट वॉल में बन रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, उस जायगोट का नाम है ऊकिट। आपके काम का नहीं है इसलिए नहीं बताया। ऊकिट, वो ऊकिट जाके रहने लगता है गट वॉल में और वहां पे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बनाता है स्पोरोजोइट, और वो स्पोरोजोइट वहां से मूव करके आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड में और वहां रहने लगता है। सीधा ब्लड में पहुंच रहा है स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम, फीमेल प्लाज्मोडियम की मैंने बताई थी कल, 100 से ज्यादा स्पीसीज हैं, वो काटती हैं तो मलेरिया हो सकता है। प्लाज्मोडियम मॉस्किटो को क्यों अफेक्ट नहीं करता? अरे इस पैथोजन का कुछ ना कुछ रिसेप्टर भी तो होना चाहिए। अगर अगर एक मच्छर किसी एचआईवी पेशेंट का खून पी लेगा तो क्या उसको एचआईवी हो जाएगा? नहीं। उसी तरीके से मलेरिया भी नहीं होगा। ये वेक्टर हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आते। बताइए और क्या डाउट है, कहां पे क्लियर करना है? फर्स्ट स्टेप हुई थी प्रियंका प्रियदर्शनी जी। जिक्रा फातिमा जी थर्ड स्टेप कौन सी? अगर एक बार मलेरिया होके आपको सही हो गया और फिर आपको कोई ऐसी मच्छरी काट रही है जिसके अंदर स्पोरोजोइट नहीं है, फिर आपको मलेरिया नहीं होगा। लेकिन आप एक बार सही हो गए और फिर ऐसी मच्छर ने काट लिया जिसके अंदर स्पोरोजोइट थे, तो फिर मलेरिया हो सकता है। याद कर लो केतन जी, क्लिनिकल सिम्टम जिसमें आते हैं उसको प्राइमरी कहते हैं। ह्यूमन होस्ट क्या? वापस सुन लीजिए सारी प्रोसेस। सर जब वो सफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेता है तभी गैमेट बना, बिल्कुल बिल्कुल तुषार, पढ़ेंगे ऋचा जी आगे, इतना डिटेल में नहीं है, पर आप याद रख लीजिए कि मॉस्किटो के बाइट से एड्स नहीं होता, क्योंकि मॉस्किटो आके आपके अंदर उस आदमी का खून नहीं डाल रहा, वो तो अपना सलाइवा डाल रहा है, और एड्स ब्लड से फैलता है, मच्छर के सलाइवा से नहीं फैलता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्लीज पूछिए, एड्स से क्वेश्चन एड्स में पूछिएगा। चलिए 2 मिनट के अंदर वापस रिवाइज कर रहा हूं, सुन लिएगा। मच्छर आएगा, हमें काटेगा, उसके अंदर है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या है सर? प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है जो वहां रह रही है। वो प्लाज्मोडियम की स्टेज वहां पे कैसे पहुंची सर? अभी पहुंचाएंगे साइकिल के एंड में। वो स्पोरोजोइट आएगा आपके ब्लड में, ब्लड से जाएगा लीवर में, रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, नंबर बढ़ाएगा, फिर जाएगा आरबीसी में, रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, नंबर बढ़ाएगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, वहां से निकलेगा, निकलते वक्त आरबीसी को तोड़ेगा, फोड़ेगा और एक केमिकल रिलीज करवाएगा, एक टॉक्सिन रिलीज कराएगा जिसका नाम है हीमोजोइन। ये हीमोजोइन आपके फीवर और चिल के लिए जिम्मेदार है, और इसी आरबीसी में बन जाएंगे गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट इज अ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब मच्छर आएगा और वापस खून पिएगा उस इन्फेक्टेड पर्सन का जिसको मलेरिया है, तो उसके ब्लड के साथ साथ वो उसके गैमेट्स भी ले लेगा। ये गैमेट्स जाएंगे मच्छर की गट में, मच्छर की गट में होगा इनका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट करने के बाद ये जाएंगे गट वॉल में, गट वॉल में होगा इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर बना जाएंगे स्पोरोजोइट, और फिर ये स्पोरोजोइट रह के जाने लगेंगे, कहां पर रहेंगे? मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड में। बोलो। सब आरबीसी में गैमेट्स बन रहे हैं, ब्रस्ट हो रही है, गैमेट्स बाहर आ रहे हैं, ब्रस्ट हो रही है, गैमेट्स बाहर आ रहे हैं। क्या टाइप करूं बेटा? ये सब चीजें जो बोली है मैंने वो सब आपके मॉड्यूल और एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ये ये बताओ। नहीं केतन जी, ये भी मोर देन इनफ है, बस ये याद करना है आपको, वो सब याद नहीं करना, इधर उधर की बुक्स पढ़ना बंद कर दो। बिल्कुल,
इस आरबीसी से हीमोजोइन रिलीज हो रहा है और आरबीसी से ही गैमेटोसाइट रिलीज हो रहे हैं। मच्छर के लिए कौन सी स्टेज एंटर करती है? मच्छर में कौन सी स्टेज एंटर करती है? अरे प्रियंका, दोनों के फ्यूज होने से बनेंगे ना स्पोरोजोइट तो। चलिए, बिल्कुल गैमेटोसाइट जाएगा आंसर, बिल्कुल सही। और इंसान के लिए कौन सी है? यहां लिख देता हूं मैं। इन्फेक्टेड टू ह्यूमन कौन है? स्पोरोजाइट। और इन्फेक्टेड टू मॉस्किटो कौन है? गैमेटोसाइट। क्लियर? ये जो बताया है ये बहुत है, साइजोन, टू किट और जो इसमें मेगा स्पोरोजोइट वो बनते हैं, कुछ काम के नहीं है, अपने चीज में नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ तब पढ़ लेना, और वो तभी पहुंचोगे जब अभी उतना ही पढ़ोगे जितना काम का है। नहीं, अगर आपको ज्यादा याद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन जो हमारे काम का है उसको याद रखना जरूरी है। ज्यादा याद रखते हैं, बिल्कुल आप रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो काम का है उसे उसे मत भूल जाना बस, है ना? बिल्कुल मनीष, बिल्कुल। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये जो भी बातें मैंने बोली आपके उसमें लिखी हुई है। जो अभी हमने डिजीज पढ़ी थी ये किससे हो रही थी? अरे बोलो, बैक्टीरिया से या वायरस से? बोलो बोलो, हाँ वायरस से हो रही थी ना। और प्रोटोजोआ से हो रही थी, बिल्कुल। अब प्रोटोजोआ की दूसरी डिजीज सुनो, अमीबेसिस। ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका से। नाम सुना होगा, अमीबा अमीबा एग्जाम्पल पढ़ा होगा प्रोटोजोआ में। इससे होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये भी एक तरह की डिसेंट्री है, जिस डिसेंट्री को क्या बोला? अमीबिक डिसेंट्री। एक डिसेंट्री हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ी थी, याद हो तो, है ना? बिल्कुल। किसका पैरासाइट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। वहां रहेगा तो डाइजेशन में दिक्कत करेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे। ज्यादा अगर इफेक्ट कर देगा तो स्टूल के साथ एक्सेस म्यूकस और ब्लड भी निकल सकता है। कैरियर कौन है? हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। किसी पर्सन को मान लीजिए अमीबा है, उसके अंदर जब वो पोटी करेगा, स्टूल पास आउट करेगा, उसने एनवायरमेंट में बाहर स्टूल पास आउट किया है, स्टूल पास आउट करके वो तो चला गया, अब उसके ऊपर बैठी मक्खी। वो मक्खी ने किसको लिया? अमीबा के स्पोर्स को लिया। अमीबा के स्पोर्स को लेके वो मक्खी उड़ती 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 समोसे के ऊपर बैठ गई। वो समोसा लेने गए आपने लिया समोसा, भैया एक समोसा यहीं दे दे, यहीं खा के जाऊंगा। फिर आपने खा लिया वो समोसा, वो समझ रहे भैया क्या समोसा बना था, चटनी डाल के दीजिए इसमें, हमारी चटनी अब थोड़ी देर में बनने वाली। अंदर कौन चला गया? अमीबा का स्पोर चला गया और अंदर जाके ग्रो कर रहा है और आपको अमीबिक डिसेंट्री कर सकता है। तो हाउस फ्लाइज इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। तो ये हुआ कैसे? ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हुआ। तो बाहर खाएं तो हाइजेनिक जगह खाएं, साफ सुथरी जगह खाएं। क्लियर? दूसरा है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस एस्केरिस से होता है। एस्केरिस कौन है? कॉमन राउंड वर्म, सुना होगा आपने। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद एक फाइलम आता है जिसका नाम है एस्क्लेनमेंथिस, याद है? राउंड वर्म भी जिनको बोला जाता है। क्लियर? वो आपके पेट में एज अ पैरासाइट रह रहे हैं, बिल्कुल इंटेस्टाइन में ले रहे हैं। वहां जाके वो ब्लीडिंग करवा सकते हैं, मस्कुलर पेन करवाएंगे, एनीमिया, फीवर। और इतने ज्यादा ग्रो अगर हो गए तो आपके इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर सकते हैं, इंटेस्टाइन पास ही नहीं होने देगी फूड को। उस केसेस में सर्जरी की जाती है। और ये लंबे लंबे कीड़े, एकदम नूडल्स खाते हो ना, वो चाउमीन फाउमीन जो भी खाते हो तुम, ये लंबे लंबे जो है नूडल्स निकालता है डॉक्टर आपके पेट में से भर भर के, फिर उनके अंडों को भी निकाला जाता है। तब आपका इंटेस्टाइन का ब्लॉकेज क्लियर होता है और आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से शुरू हो पाता है।
इसका भी कैसे होता है, सेम जैसे अमीबेसिस का होता है। किसी को एस्केरिसिस है, वो बाहर क्या कर रहा है, स्टूल पास कर रहा है, उसमें उस स्टूल में क्या आ गए, उसके एग आ गए, और ये एग चले जाएंगे पानी में, मिट्टी में, प्लांट्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर। आपने फ्रूट्स लिया, वहीं का वहीं खा लिया, उस पर कौन था, एस्केरिसिस का स्पोर था, आपके अंदर जा सकता है। इसलिए कहते हैं फल और सब्जी धो के खाएं, पका के खाएं, ताजा खाएं, बासी खाना ना खाएं। बोलता ही नहीं है। कंटामिनेटेड मतलब बेटा, कंटामिनेटेड मतलब नहीं पता। कंटामिनेटेड मतलब होता है ऐसा फूड या ऐसा वाटर जिसमें किसी पर्टिकुलर बीमारी का पैथोजन रह रहा हो, जिसमें किसी पर्टिकुलर बीमारी का पैथोजन रह रहा हो। बात समझ में आई? उसी को बोलेंगे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। एसी का रिमोट ये है ना। लेट्स मूव। ये देखो, पंगा मत लेना इनसे, हाथी पांव है इनके पास, तुम्हारी छाती पर रखेंगे, फाड़ देंगे तुमको। तो डरने का नहीं है। किसी को एलिफेंटियासिस हो जाए, एकदम चौड़ में चलने का, अकड़ के साथ चलने का, हाथी पांव है, मार देंगे। नेक्स्ट डिजीज है एलिफेंटियासिस, और इसी को बोलते हैं फाइलियासिस। बहुत मुश्किल से वंशिका जी, एक पैर में हो गया थोड़ा बहुत चल लेता है, दोनों पैर में हो गया तो बहुत मुश्किल होती है। इसका भी कौन है, हेलमेंथिक डिजीज है। कौन है, हेलमेंथिक डिजीज है। कौन है इसका पैथोजन, वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई और वाउचेरिया मलाई। वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई और वाउचेरिया मलाई, ये फाइलेरियर वर्म है। ये वर्म फैलते हैं मॉस्किटो के काटने से, और मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स, और मॉस्किटो का नाम है क्या, क्यूलेक्स। बात समझ में आई आपको? तो क्यूलेक्स अगर काट ले और उसके पास क्या हो, उसके पास क्या हो, वोवचेरिया ब्रोंकोफ्टाई हो, तो वो आपके अंदर चले जाएगा, और अंदर जाके क्या तबाही मचाएगा, देखो। जैसे ही जाएगा कुछ नहीं असर होगा आपके शरीर पे, आपको पता ही नहीं चलेगा, और धीरे 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 आपके शरीर को खाता रहेगा अंदर ही अंदर से। इसको बोलेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। चला गया, पड़ा हुआ है कई सालों तक अंदर ही अंदर, धीरे धीरे, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म में, धीरे धीरे काम करेगा और धीरे धीरे बीमारी बनाएगा, कई सालों तक वहां रहेगा। इसका जो मेन टारगेट है वो है लिम्फेटिक वेसल्स। इसका जो मेन टारगेट है वो कौन है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं। लिम्फेटिक वेसल्स तो पूरे शरीर में होती है सर, लेकिन ये जिन लिम्फेटिक वेसल्स को टारगेट करता है वो है आपके लोअर लिम्स में। कहाँ है, लोअर लिम्स में, मतलब आपके दोनों पैर। तो देखो ये दोनों पैर दिख रहे हैं, तो या तो एक पैर या दोनों पैर में ये क्या करता है, बड़ा होता जाता है। तो इसका पैर इतना सा था बेचारे का, लेकिन यहाँ पे लिम्फ वेसल्स में, लिम्फेटिक्स में, लिम्फ नोड्स में इतनी भारी स्वेलिंग आ जाती, इतना भारा इन्फ्लामेशन आ जाता है कि पांव जो है इंसान का नहीं रहता, किसके जैसा हो जाता है, हाथी के जैसा। इसलिए नाम दे दिया हाथी पांव। जनरली ये घुटने के नीचे नीचे रहता है, जनरली ये घुटने के नीचे नीचे रहता है, लेकिन अगर सीवियरिटी बढ़ जाए तो ये घुटने के ऊपर जाकर आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी अफेक्ट कर सकता है। तो जेनाइटल ऑर्गन में अगर अफेक्ट आ गया तो वो आदमी बहुत बुरा दिखेगा, दिखने में डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी बहुत भारी तरीके से। ठीक नहीं होता फिर बेटा ये, बहुत मुश्किल से। बस पेन वेन ना हो इसलिए गोलियां वोलियां खा सकते हैं, क्योर इसका वैसे एज सच कोई क्योर नहीं है, लंबा इलाज। क्योंकि धीरे धीरे बीमारी क्या कर रही है, धीरे धीरे बीमारी क्या कर रही है, घर कर रही है। बिल्कुल, कहीं भी हो सकता है बेटा ये तो।
अगर अर्ली स्टेज में पता चल गया, अर्ली स्टेज में अगर अपन ने कर लिया तो फिर भी हो सकता है। सर्जरी किसकी करोगे बेटा यश कुमार जी? हाँ, इंडिया में होता है, बिल्कुल होता है ना। कुछ इलाज है इसका, लेकिन एज सच कोई क्योरेबिलिटी इसकी नहीं है। है ना, जब हम क्या करते हैं, दवाइयां खाते हैं तो वो दवाइयां नए पैरासाइट को बनने से रोक देती है, पैरासाइट को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाती। थोड़ा बहुत सूजन कम हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली क्योर होना बहुत मुश्किल है ना। हालांकि कम होता है, चांसेस कम है इसके, बट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ में आई। सिर्फ एक ही दो ही चीजें याद रखनी है, एमओटी और हाँ, मच्छर बैठे तो ध्यान रखना कहीं इसमें एलिफेंटियासिस तो नहीं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, नासी आरटी का है। ये डायग्राम वो दे देगा और इसके बारे में सवाल पूछ सकता है आपसे। अरे फिर इम्यूनिटी पे असर नहीं होगा क्या मनीष जी? सर ये मॉस्किटो कैसे आ जाते हैं? अरे मॉस्किटो तो है, हर साल मच्छर जितनी जान लेता है इंसान की कोई शेयर भी नहीं लेता। बहुत खतरनाक प्राणी है मच्छर। दूसरा देखो, अब जो डिजीज पढ़ने जा रहे हैं वो है फंगल डिजीज। कौन सी है? फंगल डिजीज। इसमें एक ही डिजीज आपको पढ़ाएंगे, दांत खाज खुजली बीटेक्स मलम। याद है? दांत खाज खुजली बीटेक्स मलम खुजाता रहता है। इट्स गार्ड का एड आता था बचपन में, देखते थे टीवी पे। तो जब भी कुछ फंगस ग्रो कर जाती है आपकी बॉडी पर, तो उसके होता है आपको एक डिजीज जिसका नाम है दांत खाज खुजली। हाँ, वो पेड़ पे बंदर बैठा रहता था ना, वैसे दांत खाज खुजली करके रहता था, फिर बीटेक्स मलम आती थी, वो सही हो जाता था, है ना। तो जब जब फंगस डिजीज आपको होगी, आपकी स्किन या आपकी बॉडी पे ग्रो करेगी, तो आपको होगा रिंग वॉर्म। क्या होगा? रिंग वॉर्म। कौन करता है ये फंगस करता है। ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। 3 पैथोजन है इसके, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। क्या? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। इनका जो टारगेट ऑर्गन है जनरली वो है स्किन, नेल्स और स्काल्प। स्काल्प जानते हैं सब लोग? खोपड़ी, जहां से बाल उगते हैं ना, उसको बोलते हैं स्काल्प। अब ध्यान से सुनना, आपकी बॉडी में कई जगह ऐसी है जो ओपन नहीं है, लाइक गर्दन। यहां फोल्ड्स हैं गर्दन पे, यहां पर मॉइस्चर बना रहता है पसीने की वजह से और हीटिंग बनी रहती है। लाइक अंडर आर्म्स, आर्म पिट्स जिनको बोला जाता है, यहां पर भी क्या है? मॉइस्चर बना रहता है, स्वेट ग्लैंड है, हीट बनी रहती है। आपके जेनाइटल पार्ट्स, जेनाइटल ऑर्गन, ग्रोइन रीजन जिसको बोला जाता है ना, वहां पर भी क्या है? हीट बनी रहती है, मॉइस्चर बनी रहती है। आपके पैर के उंगलियों के बीच की जगह, अगर आप चप्पल कम पहनते हैं, शूज ज्यादा पहनते हैं, सॉक्स ज्यादा पहनते हैं, तो लगातार वहां पर हीट और मॉइस्चर बना रहता है। तो उंगलियों के बीच में ऐसी जगह जहां पर हीट और मॉइस्चर हो, और अगर उस जगह पर ये तीनों में से कोई भी पहुंच जाए, तो वहां पर क्या कॉज करा देते हैं? रिंग वॉर्म। तो हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो, which make them thrive in skin folds such as those in the groin or between the toes. और वहां पर जब ये ग्रो करेगा तो वहां की मॉइस्चर को बिल्कुल खत्म कर देगा, वहां की हीट को खत्म कर देगा, और वहां पे क्या करेगा? इसके लिए लेसन्स डेवलप कराएगा। हल्की हल्की जब खुजाते रहोगे, अभी यहाँ पे खुजाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, वहां पे बहुत इंटेंस ईचिंग चलती है, बहुत इंटेंस ईचिंग चलती है, बहुत तेज खुजाता रहता है आदमी, है ना। तो खुजाता रहता है तो वहां की स्किन धीरे धीरे उतरती रहती है, सूख जाती है, बिल्कुल मॉइस्चर खत्म हो जाता है, क्योंकि फंगस ग्रो कर रहा है, और लगातार वहां पे क्या हो रहा है? स्किन उतरती जा रही है, जिसको बोला है स्केली लेसन्स। कहां हो सकता है? स्किन में, नेल्स में और स्काल्प में। अब स्किन का मतलब ये स्किन नहीं है
ये ओपन स्किन है, यहाँ हवा पानी सब जा रहा है, यहां पे ग्रो नहीं करेगा। ग्रो कहां करेगा मैं बता चुका हूं। बात समझ में आ गई? तो क्या सूखी जगह ग्रो करेगा या वहां ग्रो करेगा जहां हीट और मॉइस्चर रहेगा? जहां हीट और मॉइस्चर रहेगा वहां ग्रो करेगा। उसको एकदम सूखी बना देगा, ड्राई बना देगा और इंटेंस ईचिंग करवाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? सर होता कैसे? बहुत इन्फेक्शन से बहुत कॉमन है, किसी को भी हो सकता है। आप अपने दोस्त के घर पे गए, वहां पे कंगा रखा हुआ था, आपने वो कंगा कर लिया, उस कंगे में लगे हुए थे इस पैथोजन के फंगाई। क्यों लगे हुए थे? क्योंकि आपके दोस्त नहाता नहीं है, आपका दोस्त सुगला है, निकम्मा है, नहाता नहीं है, साफ सफाई नहीं रखता, उसके स्कैल्प में क्या हो गया? रिंगवर्म हो गया। अगर ज्यादा खुजालेंगे सौम्या जी तो फिर आपने वही कंगा यूज कर लिया, बढ़िया बाल बाल सेट करके आ गए, आप तक पहुंच गया। अब आप अगले दिन अच्छे से नहा लिए, आपने बढ़िया धो लिया और आपको कोई वहां पे दिक्कत नहीं हुई तो ठीक है, वरना होने के चांसेस हैं। आप किसी होटल में गए, वहां पे आपने बेड यूज कर लिया, उसका टाल यूज कर लिया जो उसने दिया, तो किसी का टाल यूज नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी भी ऐसे कांटेक्ट में आ गए जहां पर ये फंगाई है, ये तीनों जेनेरा है, तो वो आपको हो सकते हैं। तो ऐसा पर्सन जिसको इन्फेक्टेड है, उसका टाल यूज करने से, उसका क्लॉथ यूज करने से, इवन द कॉम्ब यूज करने से या सॉइल से भी आपको हो सकता है। तो रोज नहाओ, साफ सफाई रखो शरीर की, कपड़े बदलो। हर किसी का कपड़ा कंघा यूज मत करो, कर रहे हो तो धो के यूज करो, साफ करके यूज करो। बात समझ में आई? नेक्स्ट आता है एसटीडी। इन्हीं का नाम है वीडी और इन्हीं का नाम है आरटीआई। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस और डिजीज, वेनेरियल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंफेक्शंस। ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से हो, अगर सामने वाले पर्सन को जिसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उसको अगर वो इंफेक्शन है और वो आपको हो जाए, तो उन सबको हम क्या नाम देंगे? एसटीडी नाम देंगे, वेनेरियल डिजीज नाम देंगे या आरटीआई नाम देंगे। क्या बात समझ में आई? जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स last but not the least HIV। ये सब ऐसी डिजीज हैं जो अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोइटस करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, तो आपको वो हो सकता है। मैंने यहां पर 3 बीमारियां बॉक्स के अंदर बंद करी हैं। जेनाइटल हर्पीस, HIV और हेपेटाइटिस बी। ये 3 बीमारियां ऐसी एसटीडी हैं, ये 3 ऐसी एसटीडी है जिनका हमारे पास कोई क्योर नहीं है, इनका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। बाकी जितनी भी बीमारियां हैं उनका जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतनी ही आसानी से वो क्योर की जा सकती है। लेकिन अभी हम ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जिनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो जिनका इलाज नहीं है उनके लिए क्या करें? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल बन सकती है, काम चल रहा है सबकी वैक्सीन पर। हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन बन भी चुकी है। क्लियर? आगे सुनो। इसमें से सारी डिजीज कॉपुलेशन करेंगे तो फैलेगी,
लेकिन कुछ डिजीज ऐसी हैं जो पॉपुलेशन के अलावा तब तो फैल ही रही है, उसके अलावा अगर आप ब्लड कांटेक्ट कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, इंजेक्शन की निडिल शेयर कर रहे हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर कर रहे हैं, तो भी वो इन्फेक्टेड पर्सन से आपके अंदर आ सकता है। इवन मदर से फीटस को भी आ सकता है HIV और हेपेटाइटिस बी। बात समझ में आई? तो जब मैं आपको बता रहा हूं कि इस कारण से ये बीमारी हो सकती है, तो मतलब मैं आपको इलाज बता रहा हूं। हैं? कैसे? अरे जब पता है उस रास्ते जाने से मैं गड्ढे में गिरूंगा, तो इलाज क्या है? मैं उस रास्ते ना जाऊं। तो इन बीमारियों के लिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये लाइन क्लियर है? एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes एंड HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. अब आगे सुनो, इनकी दवाइयां हमारे पास नहीं है, जिस दिन आ जाएगी ये भी क्योरेबल हो जाएगी। सर हेपेटाइटिस बी का तो वैक्सीन है ना। वैक्सीन इज नॉट अ मेडिसिन्स, दीज आर प्रोफाइलैक्सिस, बचाओ, प्रिवेंशंस। अरे नहीं आ रहा समझ? अरे सो तो नहीं गए लाला? चलो, इन सब के अपने अपने स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन इन सब के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, पेन होना, स्वेलिंग होना। सब कहां होगा? जेनाइटल रीजन्स में। HIV और हेपेटाइटिस बी को छोड़कर जितने भी STD हैं, उन सब में ये सिम्टम्स आएंगे। अब इनका खतरा ज्यादा है फीमेल्स में, क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर कई बार, हमेशा नहीं, कई बार जब ये बीमारियां चालू हो जाती हैं, इन्फेक्शन कर देती हैं, तो उन फीमेल को सिम्टम नहीं आते। जब उन फीमेल को सिम्टम नहीं आते तो वो ध्यान भी नहीं देती, उसकी क्या गलती, सिम्टम भी नहीं आ रहे, इलाज भी नहीं करवाती, तो अंदर ही अंदर वो बीमारी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जब हो जाते हैं तब उसे पता चलता है। साथ ही साथ हमारे यहां है एक सोशल स्टिग्मा कि अगर मैंने किसी को बोल दिया कि HIV है, तो लोग मेरे से दूर जाने लगेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे घर वाले मुझसे अलग कर देंगे। तो इस कारण भी वो किसी को, या वो आदमी या औरत किसी को नहीं बताते, और वो एक आम आदमी की तरह हमारा हिस्सा बना रहते हैं। लेकिन इसमें उनकी गलती है कि उन्हें बताना चाहिए, ताकि उनका इलाज सही समय पर शुरू किया जा सके। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि वो हमें नहीं बता रहे हैं। जरा खुद सोचिए, कल आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास आया और बोला यार मुझे रिंगवॉर्म हो गया। अरे दूर रहे, ओए चल इधर मत बैठ यार, चल बाहर चलते हैं, अभी यहां घर से चलते हैं। अच्छी बात नहीं है, आपको भी हो सकता है। उसी तरीके से HIV, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes, स्पेशली जेनाइटल ऑर्गन के जो डिजीज हैं, उन्हें हम बड़ी अलग निगाह से देखते हैं, जबकि वो भी तो आपकी बॉडी का पार्ट्स हैं। जैसे नाक, कान, गला, जैसे वहां बीमारी हो सकती है, वहां पे भी हो सकती है। तो इसको हम सोशल स्टिग्मा की तरह ना देखकर, एक कलंक की तरह ना देखकर, एक सामान्य बीमारी की तरह देखें, और वो जिसको ये बीमारी हुई है उसको एक नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट करें, जैसे हम किसी को बुखार वाले को करते हैं, किसी को हम टाइफाइड वाले को करते हैं। समझ में आ रही है बात?
एक सवाल बार बार आ रहा है, वैसे मैं बता चुका हूं कि अगर कोइटस के वक्त हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें तो क्या एड्स से बचा जा सकता है? डिपेंड करता है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कौन सा कर रहे हैं। सिर्फ एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा है जिससे आप बच सकते हैं और वो है कॉन्डम। सारे बैरियर मेथड नहीं मैडम, सारे बैरियर मेथड नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम ही ऐसा है जो कहीं ना कहीं बचा सकता है। 100% तो वो भी नहीं कह रहा कि मैं बचा लूंगा, लेकिन हां पॉसिबिलिटीज हैं कि बच जाओ। आगे सुनिए, क्या ये बात समझ में आ गई मेरी? अब मैं आपको बताता हूं ऐसी फीमेल्स के बारे में जिन फीमेल्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुकी हैं क्योंकि उन बिचारियों को सिम्टम्स नहीं आए थे, तो अंदर ही अंदर वो बीमारी बढ़ गई तो उनको हो जाता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। ये बहुत सारी बीमारियां एक साथ कर सकता है। पेल्विक यानी कि पेल्विक ग्रिडल, जहां उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें बीमारियां होने के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है और उससे कई बीमारियां हो जाती है जिसको कॉमनली बोला जाता है पीआईडी। अगर वो प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी चल रही है और उसको पीआईडी हो गया, इन सब में से कोई डिजीज हो गई, तो उसका क्या हो सकता है? बीच में ही अबॉर्शन हो सकता है। अगर अबॉर्शन नहीं भी हुआ, डिलीवरी हो गई, तो एक मरा हुआ बच्चा, स्टिल बर्थ हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया और उस वक्त उसको डिजीज है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी करवा सकता है, इनफर्टिलिटी करवा सकता है, इवन कैंसर भी करवा सकता है। इस वजह से जितनी भी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, हमारी हेल्दी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक तो इनमें इलाज नहीं है, दूसरा हम सही समय पर किसी को बताते नहीं हैं, इलाज शुरू नहीं करवाते हैं, जिससे ये बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो आप किसी को बताएं या ना बताएं, अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स लग रहे हैं, किसी भी तरह का डर लग रहा है, तो गो एंड चेक दिस डिजीजेस। डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज शुरू कराओ। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एक्टोपिक मतलब क्या है, कैसे करोगे रे तुम? एक्टोपिक कितनी बार बताऊं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के अलावा और कहीं हो जाए। यूट्रस के अलावा अगर कहीं और हो रहा है, जनरली फेलोपियन ट्यूब में होता है, तो ऐसी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती। इसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बताया था यार, क्वेश्चन भी आया था जो टेस्ट मैंने दिया था आपको लास्ट संडे को। मत करो ऐसे यार, प्लीज मत करो। सारी एनर्जी की है ना ऐसी की तैसी हो जाती है ऐसे मेरी, तुम ऐसे करते हो तब। मैं तुम्हें वहां चांद पे ले जाने की सोच रहा हूं, तुम यहां घर से ही बाहर नहीं निकले अभी। आ जाएगा ना इमरान जी, आ जाएगा, है ना? मैंने आपका सवाल पढ़ लिया था, अभी एड्स आने तो दीजिए आप, है ना? तो ऐसे मत करो बेटा। एसटीडी से पीआईडी होता है। किसी को कोई भी एसटीडी हो गया, और एसटीडी एक रोग तो है नहीं, एक डिजीज तो है नहीं, बहुत सारी है, कोई भी हो सकता है किसी को। और अगर वो बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया फीमेल के अंदर, तो ये पीआईडी हो सकता है। तो एसटीडी हो गया, इलाज नहीं करवाया, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, तो पीआईडी हो सकता है ना? तो पीछे का भूलो मत यार, है ना? बैक पोर्शन भी आते हैं, ऐसे मत करो। चलो, तो जिस प्रकार से जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई, तो आपको समझ में यही आया होगा, भैया इन बीमारियों से बच के रहा जाए तो ही बढ़िया है। इलाज है कि नहीं, हमें क्या ही मतलब है जब जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन नरक बन जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंट कर लें, हम होने ही ना दें। हालांकि हम बहुत ज्यादा क्या है, कॉन्शियस हैं इन बीमारियों को लेकर, लेकिन फिर भी हमें ये बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि हम कभी ना कभी केयरलेस हो जाते हैं, या कभी कभी ध्यान नहीं देते, या हमें सही नॉलेज नहीं होती। तो सर आप हमें वो तरीके बता दो जिससे हम उन बीमारियों से बच सकें। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बताऊंगा।
मैं आपको बताऊंगा वो सब चीजें जिनसे आपको बीमारी हो सकती है। क्या आपके सवाल का जवाब दे दिया? नहीं। मैं आपको वो सब तरीके बताऊंगा जिससे बीमारी हो सकती है, तो मतलब हमें वो तरीके यूज नहीं करने, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। पहला, हम बहुत ज्यादा इनके लिए कॉन्शियस हैं, फिर भी ये बहुत ज्यादा फैल रही है, स्पेशली 15 से 24 साल के ग्रुप में, जो सेंसिटिव ग्रुप होता है हमारे यूथ का। अगर आपको हो भी गया है तो आप पैनिक ना होएं, डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। देखिए, पहला, अवॉइड सेक्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉपुलेशन विद अननोन पार्टनर्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स। क्योंकि एसटीडी कॉपुलेशन से फैलता है, तो आप दूर रहें मोर देन वन पार्टनर से, या ऐसे पार्टनर के साथ आप कोइटस करने से बचें जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं कि इस बंदे की फैमिली हिस्ट्री क्या है, या इस लड़की की फैमिली हिस्ट्री क्या है, या इसको कोई डिजीज तो नहीं है, वी डोंट नो। तो हम उनके साथ अवॉइड करें किसी भी तरह का कोई फिजिकल रिलेशनशिप। सेकेंड थिंग, इफ यू आर डूइंग कोइटस देन प्लीज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस। इससे होगा क्या, क्योंकि जो एसटीडी हैं वो हो रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से, जो खतरनाक है, जैसे एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी है, जो खतरनाक है, ये बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, और जो कॉन्डम है वो बॉडी फ्लूइड्स को कांटेक्ट में आने नहीं देती हैं। इस वजह से एसटीडी का खतरा कम हो जाता है। ये मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में भी बताया था। तीसरा, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है अपने ऊपर, यार कल मैं ब्लड चढ़वा के आया था, क्या पता मेरे अंदर ब्लड कैसा गया हो, तो कुछ टाइम में आप टेस्ट करवा लो। अगर आपको लग रहा है, फिर मस्त रहो, नेगेटिव आती। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी तरह के डाउट में हैं, तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उसको अपनी जानकारी दीजिए। अर्ली डिटेक्शन गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस विद डिजीज। जितना जल्दी आप डिजीज के साथ डायग्नोस होंगे, अपना इलाज शुरू कराएंगे, उतनी ही जल्दी ठीक होगी। सावधानी ही समझदारी की पहचान है। बहुत बढ़िया जैन साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बचाव ही उपचार है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अरे क्योर तो है ही नहीं, तो हम प्रिवेंशन करें। आएगा कनक थोड़ी देर में, जब एड्स पढ़ेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब यहां पे कुछ एसटीआई यानी कि एसटीडी डिजीज के नाम दिए हुए हैं, लगभग 8 नाम हैं। उसमें से इधर डिजीज का नाम है और इधर इनके पैथोजन का नाम है कि किससे होता है। तो यहां पे जहां मैं गोला कर रहा हूं, जहां मैं गोला कर रहा हूं, ये आपको विशेष रूप से याद होने चाहिए। याद तो सारे करने हैं, ये मान के चलो, लेकिन बाकी नामों को आप पढ़ोगे तो आपको पैथोजन का आइडिया हो जाएगा। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। तो इसको आप समझ जाओगे कि ये पैथोजन इसका है। एचआईवी का सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं। हेपेटाइटिस बी का सबको याद है, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये 2 जो बचे हैं, इधर 3 जो बचे हैं, 2, 3 और 4 नंबर, इनका नाम इनके डिजीज से नहीं मिल रहा है, तो ये विशेष रूप से आप थोड़ा ध्यान देकर याद कर ले। क्लियर? क्या दूसरे नंबर वाली बीमारी का इलाज है क्या? नहीं है। क्या 7वें नंबर वाली बीमारी का इलाज है? नहीं है। क्या 8वें नंबर वाली बीमारी का इलाज है? नहीं है। बाकी सब अगर आप अर्ली स्टेज में चेक करवा लें तो आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है। चलिए बताइए, आपका नंबर आ चुका है, पहले का आंसर बताइए भैया, पहले का आंसर बताइए। दूसरे का बताइए, दूसरे का बताइए। दूसरे का बताइए। बहुत बढ़िया। तीसरे का बताओ। तीसरे का बताओ। पक्का?
निमोनिया क्या बैक्टीरिया से नहीं होता क्या? निमोनिया क्या बैक्टीरिया से नहीं होता? मुझे तो लगा था बैक्टीरिया से ही होता है। तो ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया नहीं है क्या? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया नहीं है क्या? बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया है सर, लेकिन ये टाइफाइड कोज करता है। बहुत बढ़िया, गलत पूछा है इसने। चलिए फोर्थ बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए फिफ्थ तो सबको आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं हम एक बहुत खतरनाक बीमारी जिसका नाम है HIV से होने वाली AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नाम पढ़ो सब लोग। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अरे इसमें क्या होगा? इसमें आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अरे जो आपका रक्षक है वो नहीं रहेगा। जब आपका रक्षक नहीं रहेगा तो आपको हर कोई मारेगा। जब जब एड्स होगा तब तब रक्षक चला जाएगा, और रक्षक चला जाएगा तो एक छोटे से छोटा गुंडा, एक छोटे से छोटा पैथोजन जिसकी साले की औकात नहीं थी तुम्हें छू सके, लेकिन क्योंकि तुम्हारा एक्वायर्ड सिस्टम जा चुका है तो वो भी तुम्हारे अंदर बीमारी पैदा कर देगा। इतनी खतरनाक बीमारी है कि आदमी एकदम पतला हो जाता है, सूख जाता है, तिनका हो जाता है। इसलिए नाम दिया है स्लिम डिजीज। अरे किसी को वेट लॉस करना है तो ये डिजीज ना करे। गलत मत ले लेना मेरे शब्दों को कि सर वेट लॉस नहीं हो रहा, हो सकता है क्या? कुछ नहीं, दौड़ो खाओ कम, दौड़ो ज्यादा खाओ कम, है ना। एड्स नहीं, एड्स इलाज नहीं है मोटापे का, लेकिन इसमें पतला हो जाता है आदमी, सूख जाता है। सर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे अंदर कि मेरा एक्वायर्ड सिस्टम खत्म हो रहा है? अरे इसका एक पैथोजन है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस का नाम ही इसलिए रखा गया है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्योंकि ये ह्यूमन के इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कर देता है। सर ऐसा क्या करता है? अरे ये अटैक करता है आपके टी हेल्पर सेल पर, और टी हेल्पर सेल का नंबर इतना ज्यादा गिरा देता है कि आपकी इम्यूनिटी खत्म होने लगती है। सर टी हेल्पर हमें कहां इम्यूनिटी दे रहा था? हमें तो टी किलर सेल दे रही थी, हमें तो बी सेल दे रही थी। इस ससुरे का क्या काम? अरे भूलो मत कि यह टी हेल्पर सेल ही था जो टी किलर और बी सेल को एक्टिवेट कर रहा था। अरे जब कमांड ही नहीं आएगा, जब कमांडर ही नहीं रहेगा तो सेना किस काम की? अरे तो क्या हो गया सर? टी हेल्पर सेल दोबारा बना लो। क्या हो गया? बना लो ना दोबारा। क्यों भाई, नहीं बना सकते क्या? बॉडी है ना आपकी, बनाओ। अरे नहीं बना सकते। अरे क्यों नहीं बना अरे सर इस टी के सेल के मैच्योरेशन के लिए मुझे थाइमस चाहिए, और थाइमस तो प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे डिजनरेट हो जाती। थाइमस ही नहीं, टी मैच्योरेशन ही नहीं करेगा तो नया तो नहीं बना पाएगा। तो सर सामान्य जगह में क्या होता है फिर? जब सामान्य भी तो हमारे अंदर टी हेल्पर सेल कैसे बनती होगी एक उम्र के बाद? अरे भैया जब तक थाइमस खत्म होता है तब तक इतनी ज्यादा टी हेल्पर सेल और टी सेल आपके अंदर बना के मरता है कि आपका जीवन भर काम चल जाएगा, आपको कमी नहीं पड़ेगी बुढ़ापे तक।
लेकिन अगर आपको एड्स हो गया तब फिर दिक्कत है, स्टोर खत्म होता जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? शब्दों पे गौर किया करो। झूठ मत बोलना है ना, झूठ मत बोलना बेटा। समझ में आए तो यहां करना। समझेंगे कैसे खत्म करता है, आगे देखो। सेकंड ऑप्शन क्या मैं आपको समझा चुका हूं क्या? दो बीमारियां पढ़ाई थी, SCID और AIDS, स्किड और एड्स। वहां पे बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि स्किड एक कोजेनेटल डिजीज है, लेकिन एड्स कोजेनेटल डिजीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। एड्स कोजेनेटल डिजीज नहीं है। दुनिया में एड्स पता नहीं कब से फैल रहा था, लेकिन पहली बार WHO को जब पता चला, ये बीमारी रजिस्ट्रेशन हुई दुनिया में कि भाई ऐसी नाम की भी कोई बीमारी है जो बहुत खतरनाक है, उसका नाम है HIV, और ये सबसे पहले रिपोर्ट हुई थी USA में 1981 में। और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये पहली बार रिपोर्ट की गई थी 1986 में चेन्नई के अंदर। 1986 में चेन्नई के अंदर। किससे होता है ये? कोज्ड बाय HIV। HIV बैक्टीरिया है कि फंगस है? अरे अमेरिका में हुआ था, बिल्कुल वायरस है। अगर इस वायरस को मुझे एक परिवार में रखना है, इस वायरस की फैमिली मुझे अगर फिक्स करनी है, तो इसकी फैमिली का नाम है रेट्रोवायरस। सर क्यों नाम दिया रेट्रोवायरस? अरे इसके पास एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण ये RNA से DNA बना सकता है, खुद का RNA से DNA बना सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर पा रहा है, इसलिए नाम रख दिया उसकी फैमिली का रेट्रोवायरस। तो ऐसा हर कोई वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रखता है उसको हम कहां रखेंगे? रेट्रोवायरस फैमिली में। वायरस है, जेनेटिक मटेरियल RNA है। RNA में बहुत तेजी से म्यूटेशन होता है, नए नए वेरिएंट इसके आते रहते हैं। बहुत सारे वेरिएंट आए हैं। हमें सिर्फ याद रखना है कि हमारे इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है? HIV-1 है। जैसे सुना होगा ना, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, ये कोरोना के सुने होंगे ना। ये वेरिएंट आ गया, ये वेरिएंट मिला है, तो इनमें म्यूटेशन चलता रहता है, नए नए वेरिएंट आते रहते हैं। तो हमारे इंडिया में जो फैलता है वो है HIV-1। डायामीटर है 19 to 120 नैनोमीटर। अगर इसके जीनस की बात करें तो इसका जीनस है लेंटिवायरस। फैमिली जरूर याद रखिएगा, जीनस रखें कि ना रखें। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इसको समझो। यही है वो जिसने तबाही मचाई है मानव जगत में। नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का स्ट्रक्चर। आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे बाहर आपको मिलेगा एनवलप। इस एनवलप में इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर की, जैसे हमारी बनी होती है। उस लिपिड बाइलेयर के बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसमें भी है दो तरह के ग्लाइकोप्रोटीन है, GP120 और GP41। GP120 और GP41 ये मिलके बना रहे हैं इसका एनवलप। बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो GP120 है, ये जो GP120 है, इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो आपस में फिट हो जाए, मैच कर जाए। जेनेटिक्स पढ़ते हो? इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है आपके अंदर मिलने वाले टी हेल्पर सेल की। टी हेल्पर सेल को नाम दिया था CD4, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 4।
और मैक्रोफेज, इन दोनों के ऊपर जो रिसेप्टर मिल रहा है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके पास है? GP120 के पास। यानी कि जब जब वायरस ह्यूमन में आएगा बहुत आसानी से जुड़ पाएगा CD4 के साथ, मैक्रोफेज के साथ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। अरे बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं दूसरा, कैप्सिड की। ये तो हो गया आपका एनवेलप। इसके अंदर आपको जो ये पार्ट दिख रहा है 1 नंबर, और ये जो 2 नंबर पार्ट दिख रहा है, ये प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन 17 और प्रोटीन 24, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं कैप्सिड। यहां तक कुछ खास बात नहीं थी। अब हम चलते हैं अंदर इसके कोर पार्ट में। जब आप इसके अंदर चलेंगे तो इसके अंदर मिलेगा आपको जेनेटिक मटेरियल। अरे क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल। और यहां पर जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। 2 मोल, मतलब मोल वो मोल नहीं है, मॉलिक्यूल है भाई, ध्यान रखना। 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं किसके? सा राणा के। यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है। कितना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है भाई? 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हैं। क्या बात समझ आ रही है? और मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल किसका? एक एंजाइम का जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हर आरएनए के साथ जुड़ा हुआ अपना कौन है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक मॉलिक्यूल मिल रहा है किसका? प्रोटीएज का। और एक मॉलिक्यूल मिल रहा है किसका? इंटीग्रेस का। सर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएज इंटीग्रेस, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो है? बिल्कुल, ये तीनों एंजाइम हैं और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये तीनों एंजाइम इस वायरस की हेल्प करते हैं इसकी प्रोजेनी को ग्रो करने में, इसकी प्रोजेनी बनाने में। ये तीनों एंजाइम हैं, बिल्कुल हैं। कितना कितना मॉलिक्यूल मिल रहा है, क्या समझ पाए? आगे बढ़ सकता हूं? अरे जब कॉपी बनती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो कौन आगे जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में? उसका जेनेटिक मटेरियल। कौन है जेनेटिक मटेरियल? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं सर, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अरे जब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को अपनी कॉपी बनानी होगी, वो हेल्प लेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। जब इस वायरस को अपने चारों तरफ प्रोटीन का कोट बनाना होगा, प्रोटीन का कोट बनाना होगा, तब किसकी हेल्प लेगा? प्रोटीएज की। जब इसको अपना जेनेटिक मटेरियल किसी के साथ फ्यूज करना पड़ेगा, तब ये मदद लेगा इंटीग्रेस की। क्या बात समझ में आई? अब आगे सुनो। जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, तो वायरस तो नॉन लिविंग है, इसको अपनी कॉपीज बनाने के लिए आपकी सेलुलर मैकेनिज्म की, सेलुलर मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तो जब ये वायरस आपके अंदर जाता है तो 2 तरह के लाइफ साइकिल चलाता है। एक तो चलाता है लाइसोजेनिक साइकिल और एक चलाता है लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल चलती है मैक्रोफेज में और लाइटिक साइकिल चलती है टी हेल्पर में। जब जब वायरस लाइसोजेनिक साइकिल चलाता है, सेल की डेथ नहीं होती, सेल इन्फेक्टेड हो रही है लेकिन मर नहीं रही, नंबर कम नहीं हो रहा। लेकिन जब जब लाइटिक सेल चलाता है तो सेल की डेथ होती है, उसका नंबर कम होता है। तो अब आपको समझ में आया कि किस सेल का नंबर कम होगा और किसका नंबर कम नहीं होगा। वायरस टी हेल्पर की भी मदद लेगा अपना नंबर बढ़ाने के लिए और मैक्रोफेज का भी मदद लेगा अपना नंबर बनाने के लिए, लेकिन मैक्रोफेज को मारता नहीं है,
टी हेल्पर को मार देता है, क्योंकि उसके अंदर लाइटिक सेल, लाइटिक साइकिल चल रहा है। काम की चीज नहीं थी, लेकिन जरूरी था बताना तो बताया। अब आगे सुनो, यह है आपका वायरस, रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस मान लीजिए आपकी बॉडी की सेल में आ गया, और ये बॉडी की सेल का नाम है मैक्रोफेज। क्या नाम है इस बॉडी की सेल का? मैक्रोफेज। जब ये वायरस बॉडी के अंदर जाएगा तो अपने आप को किसी सेल के अंदर घुसाएगा, और जब अपने आप को किसी सेल के अंदर घुसाता है तो घुसाता है अपना क्या? वायरल आरएनए। अब ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से बनाएगा डीएनए। ये डीएनए भी होगा वायरल डीएनए। क्या ये जो सेल है, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर क्या इसका खुद का न्यूक्लियस होगा? होस्ट का न्यूक्लियस होगा? क्या इस न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए होगा? होस्ट का डीएनए होगा। अब ये जो वायरल डीएनए बना है, ये जो वायरल डीएनए बना है, ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किसके साथ? होस्ट के डीएनए के साथ। कौन से एंजाइम की हेल्प से? इंटीगेज एंजाइम की हेल्प से, अभी बताया था। जब ये वायरल डीएनए इस होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ गया, तो अब जब जब होस्ट का डीएनए अपनी कॉपीज बनाएगा, तब तब वायरस का डीएनए भी अपनी कॉपीज बनाएगा। जब जब होस्ट का डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मतलब जब जब होस्ट का डीएनए अपना आरएनए बनाएगा, तब तब वायरल आरएनए भी बनेगा। ये वायरल आरएनए को चारों तरफ से एक प्रोटीन कोट के अंदर बंद कर दिया जाएगा। कौन से एंजाइम की हेल्प से? प्रोटीएज की हेल्प से। और इस तरीके से यहां पर ये वायरस इस सेल की मदद लेगा अपनी कॉपीज बनाने में, और ये न्यू कॉपीज आ जाएंगी किसकी? ऑफ वायरस की। क्या ये सेल इन्फेक्टेड सेल है? बिल्कुल। क्या ये सेल मर रही है? नहीं सर, ये मर नहीं रही है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, नोट करके देखो। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, नोट करके पढ़ो। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव, वो जी सकती है, वाइल्ड वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। कौन सी सेल की बात कर रहा है? मैक्रोफेज की या टी हेल्पर की? मैक्रोफेज की। लेकिन जब यही साइकिल वो टी हेल्पर में चलाएगा, तो वहां पर टी हेल्पर की सेल मरेंगी। इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने बनाया है, क्वेश्चंस आते हैं, वो ये डायग्राम दे देगा और यहां पे बीच बीच में कुछ चीजें गायब कर देगा। आपको उन चीजों की लेबलिंग करनी रहेगी कि बताओ ये कौन सा एंजाइम है, बताओ ये कौन सा डीएनए है, कि क्या कर पाएंगे आप? अरे वो कौन सी सेल है जो एचआईवी को बनाने में मदद कर रही है, उसकी कॉपीज धड़ाधड़ बना रही है? सर वो मैक्रोफेज है। और मैक्रोफेज को वो मारता नहीं है, नाम दे दिया फैक्ट्री ऑफ एचआईवी, फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। तो जो मैंने डायग्राम बनाया यही आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या अब आपको समझ में आ रहा है? वायरस अंदर गया, इसने डीएनए बनाया, डीएनए आपकी होस्ट सेल के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर जब जब वो होस्ट का डीएनए आरएनए बनाएगा, तब तब वायरस भी आरएनए बनाएगा। बेटा हर वायरस के पास दो मॉलिक्यूल हैं। एचआईवी का एक वायरस आपके अंदर नहीं जा रहा, बहुत सारे जा रहे हैं, और वो एक वायरस ही बहुत सारी कॉपीज बना रहा है। क्लियर? और ये न्यू वायरस अंदर चले जाएंगे। तो एचआईवी जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो मैक्रोफेज को एज अ फैक्ट्री यूज करेगा, लेकिन टी हेल्पर सेल का नंबर क्या कर देगा? नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल क्या कर देगा? कम कर देगा।
क्लियर? बिल्कुल, कॉपीज दोनों इंक्रीज करा रही है, लेकिन फैक्ट्री उसको कहेंगे जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है, फैक्ट्री को नुकसान नहीं पहुंच रहा। अगर कोई प्रोडक्ट अपनी ही फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो फैक्ट्री नहीं है। क्योर नहीं किया जा सकता मनीष जी, लेकिन उस टाइम सिम्टम्स नहीं आएंगे। देखेंगे इसको, आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल काउंट होता है टी हेल्पर सेल का कितना, 900 इंटू 10⁻6 पर लीटर, और एड्स होने की स्थिति में ये नंबर बहुत कम हो जाता है, इवन 200 इंटू 10⁻6 पर लीटर से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एड्स अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका होता है। अरे इंसान एड्स से नहीं मरता, इंसान तो वीक इम्यूनिटी से मरता है। उसकी इम्यूनिटी इतनी खत्म हो जाती है कि टुच्चे टुच्चे वायरस, टुच्चे टुच्चे पैथोजन जिनकी औकात नहीं थी आपको हाथ लगाने की, उनको भी मौका मिल गया, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल गई, और वो आपको इन्फेक्टेड कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। मैंने सिंपल फॉर्म में पीछे भी बना दिया और यहां पे भी ये चीजें लिखी हुई हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आगे हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आज यहीं तक। सौम्या जी आप बेटा, अब तो टाइम हो गया, आप रिवीजन वो वीडियो लेक्चर देख लेना वापस, जहां पे आपको नीड पड़े ना HIV के डायग्राम की, उस पर्टिकुलर पार्ट तक स्किप करके फिर वो पार्ट देख लेना। फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर।